कल की क्लास में हम इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश के जो टॉपिक था द रिनेसा पीरियड के बारे में डिस्कस किए। अब उसी रिनेसा के जो 4 पार्ट हैं उसका फर्स्ट पार्ट है एलिजाबेथन एज, उसके विषय में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एलिजाबेथन एज, इस पीरियड को हम कहते हैं एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज को गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है कि इंग्लिश लिटरेचर का ये सबसे गोल्डन पीरियड था, सबसे सुनहरा, सबसे अच्छा समय था ये इंग्लिश लिटरेचर में। एलिजाबेथन एज इज कंसिडर्ड टू बी दी हाई ऑफ इंग्लिश रिनेसा। रिनेसा जो था वह इस समय अपने हाई पॉइंट पे गया था, सबसे ऊंचाई प्राप्त किया था इस समय था, तो बहुत ही इसमें विकसित हुआ था। मेजर लिटरेरी फिगर्स या राइटर्स ऑफ दिस पीरियड, इस पीरियड के जो मेजर राइटर्स थे वो कौन कौन थे? तो सर फिलिप सिडनी थे। सर फिलिप सिडनी जो थे इनका वर्क था आर्केडिया। आर्केडिया पूछा जाता है, इन्होंने 1590 में आर्केडिया लिखा था। ये एक सॉनेट है। इनका एक और सॉनेट है एस्ट्रोफेल स्टेला, या कहीं कहीं एस्ट्रोफेल एंड स्टेला भी लिखता है, ये इनका सॉनेट है। उसके बाद हैं क्रिस्टोफर मार्लो, उसके बाद हैं एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर जो है इनका सॉनेट है एमोरिथी। एमोरिथी कहिए या एमोरिटी कोई पढ़ देता है, तो ये 88 कहीं कहीं 89 भी मिलता है। कलेक्शन ऑफ सॉनेट्स है, ये लिखा गया था 1595 में। 1595 में लिखा गया था। इन्हें एडमंड स्पेंसर को दी सेकेंड फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं। तो सेकेंड फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कौन है? तो एडमंड स्पेंसर। अगर वहीं पूछ दे कि हु इज द फर्स्ट फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो हम कहेंगे जियोफ्री चौसर। लेकिन जब सेकेंड फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहेगा तो हम कहेंगे एडमंड स्पेंसर। इनका जो सॉनेट है एमोरिटी और 89 या 88 सॉनेट्स का कलेक्शन है। इनके बाद है रॉबर्ट ग्रीन है, उनके बाद जॉन लिली हैं, जॉर्ज पीले हैं, थॉमस नेस हैं, थॉमस लॉज, थॉमस किड, ये जितने सारे राइटर हैं एलिजाबेथन एज के राइटर्स हैं। तो एक बार हम फिर इसका रिवीजन कर लेते हैं। एलिजाबेथन एज को हम गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं, या इंग्लिश लिटरेचर का ये गोल्डन पीरियड था। एलिजाबेथन एज इज कंसिडर्ड टू बी दी हाई ऑफ इंग्लिश रिनेसा। इंग्लिश रिनेसा के समय जो हमारा ये पीरियड था ये सबसे अपने पिक पॉइंट पे गया था। इसके जो मेजर हमारे राइटर्स हैं या फिगर्स हैं वे हैं सर फिलिप सिडनी है, इनका वर्क है आर्केडिया जो 1590 में लिखा गया था। इनका एक सोनेट है एस्ट्रोफेल स्टेला, या एस्ट्रोफेल एंड स्टेला भी करके लिखा मिलेगा कहीं कहीं। उसके बाद से क्रिस्टोफर मार्लो हैं, एडमंड स्पेंसर है, इनके कलेक्शन जो सोनेट्स कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ सोनेट्स, उसको एमोरिटी बोलते हैं, जो 88 या 89 सोनेट्स का कलेक्शन है। ये जो सोनेट्स है एड्रेस किए हैं अपने बिलव्ड को। दी सेकेंड फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी इनको कहा जाता है। उसके बाद जॉर्ज ग्रीन हैं, जॉन लिली हैं, जॉर्ज पीले हैं, थॉमस नेस हैं, थॉमस लॉज हैं, थॉमस किड। उसके बाद से और इनके एडमंड स्पेंसर के बारे में और कुछ है। तो इट वाज आल्सो दी गोल्डन एज ऑफ ड्रामा, जो ड्रामा लिखा जाता था उसके लिए ही सबसे अच्छा समय था, गोल्डन एज था। किसके लिए? तो शेक्सपियर और मार्लो के लिए। इट वाज दी गोल्डन एज ऑफ ड्रामा फॉर शेक्सपियर एंड मार्लो के लिए सुनहरा समय था, अच्छा समय था ड्रामा लिखने के लिए, इसमें लिखते थे लोग। एडमंड स्पेंसर के बारे में कुछ और पॉइंट है, जैसे कि दी सेफर्डिस कैलेंडर इनका फर्स्ट वर्क है। ये डेडिकेटेड है सिडनी को, तो पूछता है कि दी शेफर्ड्स कैलेंडर किसको डेडिकेटेड है? तो सिडनी को। शेफर्ड्स कैलेंडर किसका फर्स्ट वर्क है? तो एडमंड स्पेंसर का है।
दूसरा है दी फेरी क्वीन। दी फेरी क्वीन, कभी कभी स्पेलिंग इधर उधर हो सकता है, क्योंकि कभी कभी FARIE होगा और कभी कभी FAERIE भी होगा, तो कोई उसमें वो नहीं है। तो दी फेरी क्वीन इनका ग्रेटेस्ट इपिक पोयम है। इसको इन्होंने 12 बुक में लिखना चाहते थे, लेकिन 6 बुक ही कंप्लीट कर पाए, उसके बाद से इनका डेथ हो गया। ही वॉज कॉल्ड दी पोएट्स पोएट। इन्हें कवियों का कवि कहा जाता है। कि कौन कहा? तो चार्ल्स लैम। किसके द्वारा इनको पोएट्स पोएट्स कहा जाता है? तो चार्ल्स लैम के द्वारा इन्हें पोएट्स पोएट कहा जाता है। बरीड टू वेस्टमिनिस्टर एबी बिसाइड्स जियोफ्री चौसर। सबसे पहले जियोफ्री चौसर को वेस्टमिनिस्टर एबी में बरीड किया गया था, दफनाया गया था। उसके बाद से दूसरे नंबर पे एडमंड स्पेंसर को जियोफ्री चौसर के बगल में ही दफनाया गया था। तो ये भी पूछ देगा कि सेकेंड कौन सा पोएट है जिसको जियोफ्री चौसर के बगल में दफनाया गया था या वेस्टमिनिस्टर एबी में दफनाया गया था? तो हमारा आंसर होगा एडमंड स्पेंसर। तो एडमंड जो स्पेंसर है, इनकी दी सेफर्डिस कैलेंडर और दी फेरी क्वीन, ये 2 वर्क है। जो सेफर्डिस कैलेंडर है, सेफर्ड्स कैलेंडर है और डेडिकेटेड है सिडनी को। जो फेरी क्वीन है, यह ग्रेट इपिक पोयम है इनका, जो 12 बुक में लिखना चाहते थे, लेकिन 6 बुक ही कंप्लीट कर पाए, उसके बाद से इनका डेथ हो गया। इनको पोएट्स पोएट कहा जाता है। किसके द्वारा कहा जाता है? तो चार्ल्स लैम के द्वारा कहा जाता है। वेस्टमिनिस्टर एबी में इनको दफनाया गया। इस तरह से हमारा एलिजाबेथन क्वीन का एलिजाबेथन एज खत्म हो गया। उसके बाद से हम जैकोबियन एज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अब जैकोबियन पीरियड के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैकोबियन पीरियड जो हमारा था 1603 से लेकर 1625 तक का जो टाइम था, उसे जैकोबियन पीरियड के नाम से जानते हैं। इस समय किंग जेम्स का शासन चल रहा था। किंग जेम्स इस समय थे। तो इन जो ऑथराइज वर्जन ऑफ बाइबिल है, किंग जेम्स बाइबिल भी इसे कहते हैं, ये जो हमारा था, यह इट वाज द वर्क ऑफ 47 स्कॉलर्स अंडर द सुपरविजन ऑफ जेम्स फर्स्ट। जेम्स फर्स्ट के समय 47 स्कॉलर ने मिलकर इसको लिखा था। विलियम शेक्सपियर जो ग्रेट ट्रेजेडी लिखे हैं, इसी समय लिखे थे। तो अगर क्वेश्चन में आए, अगर जैकोबियन एज अगर रहे तो जैकोबियन एज करेंगे, अगर नहीं रहे तो दी रेनेसा लिखेगा तो हम रेनेसा को मारेंगे। ठीक, तो जो ग्रेट ट्रेजेडी इनकी है, हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, इसको हम शॉर्टकट में हुक्म से याद कर सकते हैं। ऐसे हो गया हेमलेट, ओ से ओथेलो, के से किंग लियर, एम से मैकबेथ। मैकबेथ को T.S. इलियट ने दी आर्टिस्टिक सक्सेस कहा था, वहीं पे जबकि हेमलेट को आर्टिस्टिक फेल्यूर कहा था। किस बेस पे किया था? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के आधार पर, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं यूज किए थे, इसलिए हेमलेट को आर्टिस्टिक फेल्यूर बोला था, जबकि मैकबेथ को आर्टिस्टिक सक्सेस बोला था। जो हमारा शेक्सपियर है, अगर पूछा जाए कि शेक्सपियर का सबसे लॉन्गेस्ट प्ले ट्रेजेडी कौन सी है, तो हम हेमलेट कहेंगे, या प्ले पूछे तो। वहीं जबकि शॉर्टेस्ट अगर ट्रेजेडी कहेगा तो मैकबेथ कहेंगे। अगर दी शॉर्टेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर कहेगा तो दी इरर ऑफ कॉमेडी कहेंगे। तो हमारे जो शेक्सपियर थे, इनका जो लास्ट वर्क है दी टेम्पेस्ट है। लास्ट वर्क को कभी कभी स्वान सॉन्ग करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। व्हाट इज दी स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर, तो दी टेम्पेस्ट कहेंगे। दी अदर राइटर ऑफ दिस एज, इस एज के जो अदर राइटर हैं, फेमस राइटर्स हैं, वो हैं जॉन वेबस्टर, जॉर्ज चैपमैन, फ्रांसिस बेकन, जॉन डॉने, जॉन फ्लेचर। जॉन फ्लेचर ने विलियम शेक्सपियर के साथ मिलकर दी 2 नोबल किंग्समैन लिखे थे, और इनके साथ सहयोग करके और भी 1-2 वर्क लिखे थे। तो एक बार और रिवीजन हम कर लेते हैं। जैकोबियन एज
या जैकोबियन पीरियड 1603 से लेकर 1625 तक चला। इस समय किंग जेम्स का शासन था। ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबिल का मिलता है, किंग जेम्स बाइबिल भी इसे कहते हैं। इट वाज द वर्क ऑफ 47 स्कॉलर्स अंडर द सुपरविजन ऑफ जेम्स फर्स्ट। विलियम शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडी है, ओथेलो, हेमलेट है, ओथेलो है, किंग लियर है, मैकबेथ है। द लास्ट वर्क ऑफ शेक्सपियर द टेम्पेस्ट है। अदर राइटर जो हमारे हैं, जॉन वेबस्टर हैं, जॉर्ज चैपमैन है, फ्रांसिस बेकन है, जॉन डॉने हैं, जॉन फ्लेचर हैं। फ्रांसिस बेकन को द फादर ऑफ इंग्लिश एस्से भी कहा जाता है। इनके विषय में कुछ पॉइंट हैं जो अभी नीचे हम लिखवाएंगे। तो इस समय जो कोर्ट में एंटरटेनमेंट होता था उसे हम मास्क के नाम से जानते हैं, दी मास्क कहते हैं। उस समय जैसे कि हम लोग मूवी देखे हैं, क्रिस में मास्क लगा के जो अपना रोल अदा करता है। इस समय भी जब कोर्ट में कुछ ऐसे प्ले होते थे जिसमें जो कैरेक्टर होता था मास्क लगा के उसमें प्ले में रोल अदा करता था। इस तरह से फ्रांसिस बेकन जो हम हैं उनके विषय में कुछ हम आगे पॉइंट नोट करके लिखवाते हैं। फ्रांसिस बेकन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे फ्रांसिस बेकन हैं उनको द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश किसे कहा जाता है? तो फ्रांसिस बेकन को कहा जाता है। फ्रांसिस बेकन्स इसेज वर पब्लिश्ड इन 3 एडिशन। इनके जो ऐसे थे वो 3 एडिशन में ये पब्लिश किए थे। फर्स्ट एडिशन जो था उसमें 10 ऐसे था, वो 1597 में पब्लिश हुआ था। सेकेंड एडिशन जो था उसमें 38 ऐसे था जो 1612 में पब्लिश्ड हुआ था। थर्ड एडिशन जो था उसमें 58 इसेज था जिसको 1625 में पब्लिश्ड हुआ था। तो इनके जो और इम्पोर्टेंट एसेज हैं वो हैं ऑफ फ्रेंड, ऑफ रिवेंज, ऑफ इनवे, ऑफ ग्रेट प्लेस। फ्रांसिस बेकन रोट बोथ इन इंग्लिश एंड लैटिन। ये एक राइटर हैं जो इन्होंने इंग्लिश और लैटिन दोनों लैंग्वेज में अपना वर्क लिखे हैं। तो जो फ्रांसिस बेकन है इन्हें द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहा जाता है। फ्रांसिस बेकन्स एसेज वर पब्लिश इन 3 एडिशंस। फर्स्ट एडिशन में 10 ऐसे था जो 1597 में पब्लिश हुआ था। सेकेंड एडिशन में 38 ऐसे था जो 1612 में पब्लिश हुआ। और थर्ड एडिशन में 58 ऐसेस थे जो 1625 में पब्लिश्ड हुए। इनके और जो एसेज हैं वो हैं ऑफ फ्रेंड, ऑफ रिवेंज, ऑफ इनवे, ऑफ ग्रेट प्लेस। फ्रांसिस बेकन है वो 2 लैंग्वेज में लिखते थे वर्क, इंग्लिश और लैटिन। इस तरह से हमारा जो जैकोबियन पीरियड था इसको हम ख़त्म कर दिए। अब हम पढ़ते हैं कैरोलाइन एज के बारे में। तो जैकोबियन एज के बाद से हमारा आता है कैरोलाइन एज या प्यूरिटन एज। कोई इसको प्यूरिटन भी कहता है, कोई पुरातन एज भी कहता है, तो अपने प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड है। हम कैरोलाइन या प्यूरिटन एज कहते हैं। ये 1625 से लेकर 1649 तक चला था। इस समय जो राजा थे चार्ल्स फर्स्ट थे। कैरोलाइन एज में जो राजा थे उस समय हमारे चार्ल्स फर्स्ट थे। प्यूरिटन के जो लीडर थे वो ओलिवर क्रॉमवेल थे। इस समय पार्लियामेंट की स्थापना हो चुकी थी, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पार्लियामेंट का विरोध करते थे। जो इसके लीडर थे वो ओलिवर क्रॉमवेल थे जो पार्लियामेंट को सपोर्ट करते थे। तो इन कैरोलाइन एज प्लस प्यूरिटन एज दोनों को मिलकर हम कहते हैं एज ऑफ मिल्टन। एज ऑफ मिल्टन में प्यूरिटन एज प्लस कैरोलाइन एज दोनों आ जाता है। जो एज ऑफ मिल्टन है उसमें मेटाफिजिकल पोएट आते हैं, कैविलियर पोएट आते हैं, पुरातन या प्यूरिटन पोएट, इन तीनों को मिलाकर हम एज ऑफ मिल्टन बोलते हैं। इस समय जो था वह चार्ल्स फर्स्ट, पार्लियामेंट
और जो पुरातन एज के जो भी लोग थे इन सब में द्वंद्व चल रहा था। वो कैविलियर पोएट वो होते थे हु सपोर्टेड दी किंग, जो राजा का सपोर्ट करते थे, उन्हें हम कैविलियर पोएट कहते हैं। और इसे कॉल्ड टोरीज भी कहते हैं। जो राजा का सपोर्ट, जो किंग का सपोर्ट करता था, उसे हम टोरीज भी कहते हैं। प्यूरिटन पोएट हु सपोर्टेड ओलिवर क्रॉमवेल, जो ओलिवर क्रॉमवेल थे उनका जो सपोर्ट करते थे, उनको प्यूरिटन पोएट कहते हैं या कॉल्ड विंग्स भी कहते हैं। इन शॉर्ट, इस समय हम शॉर्टकट में अगर कहें तो जो पार्लियामेंट को स्थापित करना चाहते थे, इसका मतलब ये था कि लोगों को हॉनेस्ट और फ्री करना चाहते थे। इन शॉर्ट इट्स एम वाज टू मेक मैन हॉनेस्ट एंड फ्री। इस समय जो लोग थे उन लोगों को फ्री बनाना चाहते थे। अगर पार्लियामेंट स्थापित, इस समय हमारा पार्लियामेंट है, आदमी फ्री हर एक चीज़ कर लेता है, लेकिन जब हम वही किसी किंग के अंडर में काम करते हैं तो उसके अनुसार करना पड़ता है। तो इसी तरीके से जो कैविलियर पोएट्स थे वो राजा का सपोर्ट करते थे, वो नहीं चाहते थे कि पार्लियामेंट की स्थापना होए, इसके अनुसार काम होए, इसलिए वो राजा का सपोर्ट करते थे। जबकि जो हमारा ओलिवर क्रॉमवेल थे वो चाहते थे कि पार्लियामेंट स्थापित हो और उसके अनुसार काम हो। इस समय हमारा पार्लियामेंट की स्थापना हो चुकी थी। इस समय जो जॉन मिल्टन थे वो किंग के सपोर्ट में थे। तो ये पुरातन पोएट में आते हैं। ये गवर्नमेंट पोस्ट पे थे, इनको किंग ने गवर्नमेंट पोस्ट दिया था। ही वाज सेंट टू जेल, इन्हें जेल भी भेजा गया था। ही गॉट ब्लाइंड, और इसी समय ये अंधे भी हो गए थे। मोस्ट इनकी फेमस जो वर्क है वो है पैराडाइज लास्ट। तो इस समय ये कैरोलाइन एज प्लस प्यूरिटन एज दोनों को मिलाकर हम कहते हैं एज ऑफ मिल्टन। एज ऑफ मिल्टन में फिजिकल पोएट भी आते हैं, कैविलियर पोएट भी आते हैं, प्यूरिटन पोएट आते हैं। इन सब में द्वंद्व चल रहा था उस समय। कैविलियर पोएट्स वो होते हैं हु सपोर्टेड द किंग कॉल्ड टोरीज, या प्यूरिटन पोएट हु सपोर्टेड ओलिवर क्रॉमवेल या कॉल्ड विंग्स। जॉन मिल्टन है, इन्हें प्यूरिटन पोएट कहा जाता है। एक गवर्नमेंट पोस्ट इनको दिया था चार्ल्स फर्स्ट ने। ही वाज सेंट टू जेल, इसलिए इनको जेल भी भेजा गया था। ही गॉट ब्लाइंड, ये अंधे हो गए थे। मोस्ट इनकी फेमस जो वर्क है पैराडाइज लास्ट है। जो मेटाफिजिकल टर्म है वो सबसे पहले डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने यूज किया था। जो मेटाफिजिकल वर्ड है, ये जो टर्म है, इसको सबसे पहले डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने यूज किया था। कैरोलाइन एज, प्यूरिटन एज जो था हमारा, ड्यूरिंग दिस पीरियड द लैक ऑफ यूनिटी, इस समय में यूनिटी की कमी हो गई थी, अर्थात एकता की कमी हो गई थी। लोग आपस में लड़ते रहते थे, झगड़ते रहते थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड द लैक ऑफ यूनिटी की कमी हो गई थी। दी टर्म मेटाफिजिकल, जो टर्म मेटाफिजिकल है वाज फर्स्ट यूज बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। सबसे पहले ये जो टर्म था इसको यूज किसने किया था? सैमुअल जॉनसन ने। ये कहाँ से लिए थे? हु बारोड इट फ्रॉम ड्राइडन्स वर्क, जो ड्राइडन्स के वर्क है डिस्कोर्स ऑफ सटायर, यहाँ से वो लिए थे। तो किसके वर्क से लिए थे? ड्राइडन के वर्क से लिए थे। कहाँ से लिए थे? डिस्कोर्स ऑफ सटायर से लिए थे। जो मेटाफिजिकल पोएट्स हैं उसमें जॉन डॉने हैं, इनको मास्टर ऑफ फिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री भी कहते हैं। किस नाम से और जानते हैं? तो मास्टर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। इन हिज पोएट्री यूज ऑफ, इन्होंने अपने पोएट्री में विट का यूज़ किया है, कंसीट का यूज़ किया है, यूनिफिट का प्रयोग किया है, सेंसिबिलिटी, एब्रप्ट ड्रामेटिक ओपनिंग का प्रयोग किया है, कोलोक्यूअल और आर्गुमेंटेटिव
स्टाइल का प्रयोग किया है इन्होंने अपने वर्क में। इसी तरह से और भी जो हमारे मेटाफिजिकल पोएट्स हैं वो हैं जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रैश, हेनरी वाघम और थॉमस क्रू, अब्राहम काउले, ये सब भी मेटाफिजिकल पोएट हैं। तो जो हमारे कैविलियर पोएट थे जो किंग के राजा के दरबार में रहते थे, राजा के महल में रहते थे, उसे कैविलियर पोएट कहते थे। और ये मेटाफिजिकल पोएट हो गए, प्यूरिटन पोएट थे। ये सब जो पोएट थे उस समय ये आपस में इन लोगों का द्वंद्व चल रहा था। During this period, the lack of unity, the term metaphysical was first used by Dr. Samuel Johnson, who borrowed it from Dryden's work Discourse of Satire. मेटाफिजिकल जो वर्ड है सबसे पहले डॉक्टर जॉनसन ने यूज किया था, कहाँ से लिया था? ड्राइडेंस वर्क। ड्राइडेंस का वर्क क्या था? डिस्कोर्स ऑफ सटायर से लिया था। इस समय के जो मेटाफिजिकल पोएट्स हैं और जॉन डॉने थे, उनके बारे में कुछ फैक्ट है। नोन एज मास्टर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री, ये जो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री है उसके मास्टर बोले जाते हैं। इन हिज पोएट्री यूज ऑफ, इन्होंने अपने पोएट्री में विट का यूज़ किया है, कंसीट का यूज़ किया है, अनफिट का यूज़ किया है, सेंसिबिलिटी, एब्रप्ट, ड्रामेटिक ओपनिंग का यूज़ किया है, कोलोक्यूअल और आर्गुमेंटेटिव स्टाइल का यूज इन्होंने अपने पोएट्री में किया है। अदर जो फेमस राइटर हैं कैरोलाइन येज के वो हैं जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रैश और हेनरी वाघम, थॉमस क्रू, अब्राहम काउले, ये सब इस टाइम के फेमस राइटर हैं। और दिस एज ऑफ कैरोलाइन इज एन एज ऑफ कैरोलाइन इज एन एज ऑफ पोएट्री ऑफ थ्री काइंड्स ऑफ स्कूल। इस समय के जो पोएट्री थी थ्री काइंड्स ऑफ स्कूल से थी, वो क्या था? मेटाफिजिकल, कैविलियर एंड प्यूरिटन स्कूल ऑफ पोएट्री। ये तीन प्रकार के जो काइंड्स ऑफ स्कूल था पोएट्री का वो था। तो इस तरह से हमारा कैरोलाइन और या प्यूरिटन एज ख़त्म हुआ। अब हम कॉमनवेल्थ पीरियड के बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम कॉमनवेल्थ पीरियड है, हमारा जो कॉमनवेल्थ पीरियड है वो 1649 से लेकर 1660 तक चला था। और इस कॉमनवेल्थ पीरियड को हम इंटरगनम के नाम से भी जानते हैं। द कॉमनवेल्थ पीरियड आल्सो कॉल्ड इंटरगनम पीरियड। दिस पीरियड वाज मार्क फॉर ट्रांजिशन बिटवीन द कैरोलाइन एंड द रेस्टोरेशन। ये जो हमारा पीरियड था वह कैरोलाइन और रेस्टोरेशन के बीच में परिवर्तन का था। इस समय के जो ग्रेटेड ऑथर थे हमारे वो थे जॉन मिल्टन, हॉब्स, थॉमस ब्राउन, हेनरी वागम, अब्राहम काउले, एंड्रयू मार्वल। जो हमारे इसके पहले जो हमारा पीरियड अभी पढ़े हैं उससे भी रिलेट है, तो उसमें और ये दोनों हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर है, तो दोनों कॉमन है। इसके बाद इस तरह से हमारा जो रेनेसा है ख़त्म हुआ। अब हम अगली क्लास में न्यू क्लासिकल पीरियड पढ़ाएंगे जो 3 भागों में बांटा गया है, अर्थात 3 कालों में बांटा गया है। फर्स्ट है अगस्टन एज, दूसरा है फर्स्ट है रेस्टोरेशन एज, दूसरा है अगस्टन एज या एज ऑफ पोप, तीसरा है एज ऑफ सेंसिबिलिटी। इस तरह से हम तीनों का डिस्कस करेंगे। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन्स को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले और मैं वीडियो आपके लिए बनाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।